नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आम भी है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे यूथ अविवाहित हैं जिनका विवाह का उम्र हो गया है। लड़के हों या लड़कियां हों, विवाह की उम्र हो जाने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पाया है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो उसका संबंध आपकी जन्म कुंडली से होता है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली विवाह होने का आश्वासन देती है या नहीं देती है, अर्थात कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा, यह हम किस प्रकार से आपकी कुंडली देखकर जान सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। यदि आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं भी किसी भी जातक की कुंडली देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि इस जातक का विवाह होगा या नहीं होगा। क्या इस जातक की कुंडली विवाह का आश्वासन देती है या नहीं देती है। इस टॉपिक में हम एक एग्जाम्पल कुंडली को लेकर भी समझेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विवाह संस्कार, आप माने या ना माने, यह एक ऐसा संस्कार है जो जीवन के लिए, जो भौतिक जीवन के लिए, जो सामाजिक जीवन के लिए अति आवश्यक है, और आपके विवाह का आश्वासन आपकी कुंडली देती है। सबसे पहले कुंडली का सप्तम भाव, यह विवाह का स्थान है। 7th हाउस जो है, यह विवाह का स्थान है। तो शादी होगी या नहीं होगी, इसे हम आपके सप्तम भाव से देखेंगे। इस विषय में बहुत से विद्वान जन भी भ्रमित हो जाते हैं और सप्तमेश से विवाह का आश्वासन देखते हैं। तो यह दायित्व सप्तमेश का नहीं है, अपितु सप्तम भाव का है। इसे सबसे पहले आपको समझना है। कुंडली का 7th हाउस से हम आपके विवाह को देखेंगे। इसमें हम दो कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। एक है आपकी लग्न कुंडली, दूसरी है आपकी नवमांश कुंडली, जिसे हम नवांश कुंडली भी कहते हैं। तो मान लीजिए सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित हो, तो उस ग्रह से हम यह जान सकते हैं कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा। पर मान लीजिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह ही स्थित ना हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो, तो अब हमें नवमांश कुंडली को देखना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमें सप्तमेश को अब देखना होगा, अब हमें नवांश कुंडली देखना होगा कि नवांश कुंडली के 7th हाउस और 1st हाउस में कौन से ग्रह स्थित हैं। क्या तुला राशि से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा, और साथ ही साथ सप्तम भाव में कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो यह तो एक सामान्य विषय हो गया कि आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, ना ही कोई ग्रह स्थित है। लेकिन विवाह का आश्वासन देने के लिए अति आवश्यक है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो या फिर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। अब यहाँ पर हमें शुभ ग्रह से किसे समझना है। जो नैसर्गिक रूप से डिफॉल्ट वाइज शुभ ग्रह हैं, यह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। पर कई बार नैसर्गिक रूप से जो अशुभ ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि या फिर क्षण चंद्रमा, यह सभी भी शुभ प्रकार से कार्य करते हैं। यह आपके लग्न की राशि के आधार पर निर्धारित होगा। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बात किया है कि किस लग्न वाले जातक के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका धनु लग्न है, तो धनु लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति, मंगल, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह शुभ फलप्रद रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न के लिए शनि, शुक्र और बुध,
ये 3 ग्रह शुभ ग्रह होंगे। तो इस प्रकार से आपको शुभ ग्रह की स्थिति को देखना है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में शुभ ग्रह हैं और क्या उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। आपकी लग्न कुंडली के 7th हाउस में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर शुभ ग्रह स्थित हो, तब तो जातक का विवाह अवश्यमेव होगा। और फिर से मैं दोहराऊंगा, यदि लग्न और सप्तम भाव के स्वामी नैसर्गिक रूप से, मतलब डिफॉल्ट वाइज यदि अशुभ ग्रह भी हों, तब भी यदि उनकी दृष्टि पड़ती हो या फिर वह स्वयं बैठे हुए हों सप्तम भाव में, लग्न के स्वामी बैठे हुए हों, पंचम भाव के स्वामी बैठे हुए हों, सप्तम भाव के स्वामी बैठे हुए हों या फिर नवम भाव या एकादश भाव के स्वामी स्थित हों, तब जातक का विवाह तो अवश्यमेव होना है। और यदि मान लीजिए मिश्रित ग्रहों का संबंध सप्तम भाव से बनता हो, मान लीजिए सप्तम भाव में तो कोई शुभ ग्रह स्थित हो, बुध ग्रह स्थित हो, लेकिन सप्तम भाव के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तब इस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि इन दोनों ग्रहों में सर्वाधिक बली ग्रह कौन है, किसका प्रभाव सबसे अधिक माना जाएगा। उस प्रकार से हमें विश्लेषण करना चाहिए और फलादेश करना चाहिए। मान लीजिए बुध ग्रह बैठे हों सप्तम भाव में, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और मंगल उच्च के हों, तो यहां पर बुध के बैठने का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। यहां पर उच्च के मंगल का प्रभाव पड़ेगा और मंगल एक अशुभ ग्रह, पाप ग्रह होने के कारण यह कुंडली विवाह का आश्वासन नहीं देगा। तो इस प्रकार से हमें लग्न कुंडली का विवेचना करना चाहिए। इसके बाद हमें नवांश के कुंडली का, नवांश लग्न और नवांश सप्तम भाव का विवेचना करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि नवांश कुंडली जो है, इसका जो लग्न का भाव है, यह विवाह की इच्छा को दर्शाता है। किसी जातक का विवाह करने का मन होगा या नहीं होगा, यह हम किस प्रकार से जानेंगे? यह नवांश कुंडली के लग्न स्थान को देखेंगे। यदि नवांश कुंडली के लग्न स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक का विवाह करने का मन है, जातक का विवाह करने का मन, इच्छा होता है। और किसी अशुभ ग्रह की स्थिति बनी हुई हो, तब जातक का विवाह नहीं करने का मन होता है, अर्थात विवाह की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार यदि लग्न स्थान में कोई भी ग्रह स्थित ना हो पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तब भी विवाह की इच्छा को दर्शाता है। और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह की इच्छा नहीं है जातक को, हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। और नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वह विवाह का भाव माना गया है, मैरिज का स्थान माना गया है। और इस भाव का विवेचना हमें जन्म कुंडली के सप्तम भाव की भांति ही करना चाहिए। जिस प्रकार हमने अभी पूर्व में बात किया कि किस प्रकार से हमें लग्न कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, लग्न कुंडली के सप्तम भाव का विश्लेषण करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विवाह का आश्वासन देता है यह कुंडली या नहीं देता, उसी प्रकार सेम प्रकार से हमें नवांश कुंडली के सप्तम भाव का भी विवेचना करना चाहिए। और अंतिम है ग्रहों का तुला राशि में स्थित होना। यह बहुत बड़ा एक संयोग बनता है। तुला राशि खुद में ही मैरिज का स्थान है, काल पुरुष के सप्तम भाव का स्थान है तुला राशि, जो कि मैरिज को दर्शाता है, गठबंधन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को दर्शाता है। ग्रहों का संबंध यदि तुला राशि से हो जाए, मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी तुला राशि में बैठ जाएं या फिर चंद्रमा तुला राशि में बैठे हों और चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और किसी दूसरे अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तब भी वह विवाह का आश्वासन देता है। आइए हम इस सूत्र को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन में जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह एक एग्जाम्पल चार्ट है। इस कुंडली को हमें देखकर यह बतलाना है कि क्या यह कुंडली विवाह का आश्वासन देती है, मतलब कि क्या इस जातक का विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चाहे कुंडली में जिस भी प्रकार के योग बने हों, चाहे कुंडली में सप्तम भाव के लॉर्ड के साथ कितने भी अशुभ योग बने हों, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं। तो जैसा कि हम कुंडली में देख सकते हैं, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है।
अब हमें यह देखना है कि सप्तम भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है। तो यहां पर शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनि ग्रह इस कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न के लॉर्ड हैं, अर्थात कि कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शनि ग्रह एक शुभ ग्रह होते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह कुंडली हमें विवाह का आश्वासन देता है, अर्थात इनका विवाह होगा। अब इसे और सुनिश्चित करने के लिए हमें नवांश कुंडली को देखना होगा। नवांश कुंडली में को जब हम देखेंगे तो लग्न स्थान में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, ना ही लग्न स्थान में किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात जातक का मन बहुत ज्यादा विवाह को लेकर इच्छुक नहीं होगा। द्वि स्वभाव लग्न है, जातक कंफ्यूज्ड होगा, मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमें नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को देखना चाहिए। सप्तम भाव के ऊपर ग्रहों की दृष्टि देखी जाए तो शनि ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, साथ ही साथ सप्तमेश बुध के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ती है। तो यह एक सम स्थिति मानी जाएगी। शनि ग्रह यहाँ पर आपके एकादश भाव के स्वामी है, लेकिन शनि यहाँ पर द्वादश भाव के भी स्वामी है। तो शनि यहाँ पर शुभ फलप्रद है और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है जो कि सप्तम लॉर्ड है, साथ ही साथ सप्तम भाव के ऊपर भी पड़ती है, जो कि हमें यह दर्शाता है कि विवाह हो सकता है, विवाह होगा। यह एक औसत स्थिति है, एक सम स्थिति मानी जाएगी। अब हमें तुला राशि को देखना है। तुला राशि पर चंद्रमा ग्रह स्थित है, साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि जो कि स्वयं में ही विवाह के कारक हैं बृहस्पति। अब यह नवांश कुंडली पूर्ण रूप से हमें सुनिश्चित करता है कि इस जातक का विवाह होगा ही होगा, अर्थात कि यह कुंडली हमें शादी का आश्वासन देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और हमें यह ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा विवाह होगा या नहीं होगा। क्या हमारी कुंडली विवाह का आश्वासन देती है या नहीं देती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।